बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हाई यील्ड एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सीनेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक एक टॉपिक के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। और अगर आप भी सीनेट, बीएससी नर्सिंग या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और इस वीडियो में बताए जाने वाले क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम सीखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, यानी मानव गर्भावस्था की सामान्य अवधि क्या होती है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 36 वीक्स, ऑप्शन बी 40 वीक्स, ऑप्शन सी 42 वीक्स, ऑप्शन डी 38 वीक्स। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो इसमें जो सही जवाब है वो है 40 वीक्स। 40 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है उसी को नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी माना जाता है। इसको फुल टर्म प्रेगनेंसी भी कहते हैं। वैसे फुल टर्म प्रेगनेंसी 37 वीक्स से लेकर के और 42 वीक्स के बीच में मानी जाती है। अगर कोई डिलीवरी 42 वीक्स के बाद होती है तो उसको पोस्ट टर्म डिलीवरी का नाम दिया जाता है, और अगर कोई डिलीवरी 37 वीक्स से पहले होती है तो उसको प्री टर्म डिलीवरी का नाम दिया जाता है। तो चूंकि इस क्वेश्चन में नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी पूछा गया है, मानव गर्भावस्था की सामान्य अवधि क्या है ऐसा पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है बी 40 वीक्स वही सही जवाब है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द टर्म फॉर द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ अ वुमेन, यानी किसी महिला की पहली डिलीवरी को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में है मल्टी ग्रेवाइडा, बी में है प्राइमी ग्रेवाइडा, सी में है मल्टी पैरा, डी में है प्राइमी पैरा। अगर एक एक ऑप्शन पे हम विचार करें तो सबसे पहला ऑप्शन है मल्टी ग्रेवाइडा। मल्टी ग्रेवाइडा का मतलब है एक ऐसी महिला जो एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। सेकंड ऑप्शन में है प्राइमी ग्रेवाइडा। प्राइमी ग्रेवाइडा का मतलब एक ऐसी महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। तो ग्रेवाइडा का मतलब होता है प्रेग्नेंट होना। प्राइमी ग्रेवाइडा यानी पहली बार प्रेग्नेंट होना, मल्टी ग्रेवाइडा यानी एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट होना। थर्ड ऑप्शन सी में दिया है मल्टी पैरा। मल्टी पैरा का मतलब होता है अगर कोई महिला एक के बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा डिलीवरी करती है, यानी लाइफ लिविंग चाइल्ड को जन्म देती है, तो उसको बोलते हैं मल्टी पैरा। पैरा शब्द का मतलब है डिलीवरी होना। तो अगर किसी को एक से ज्यादा बार डिलीवरी हुई है, यानी उसका दूसरा डिलीवरी हुआ है या तीसरा डिलीवरी हुआ है या चौथा डिलीवरी हुआ है, तो उसको बोलते हैं मल्टी पैरा। और फोर्थ ऑप्शन यानी डी में दिया है प्राइमी पैरा। प्राइमी का मतलब हो गया फर्स्ट और पैरा का मतलब हो गया डिलीवरी। अगर किसी महिला ने पहली बार लाइव चाइल्ड, जीवित बच्चे को जन्म दिया है, तो उसको कहेंगे प्राइमी पैरा। इसी से मिलता जुलता एक टर्म ग्रैंड मल्टी पैरा भी होता है, यानी अगर कोई महिला 5 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है तो उसको ग्रांड मल्टी पैरा भी कहते हैं। और एक टर्म है नली पैरा, यानी अगर किसी महिला ने एक बार भी डिलीवरी लाइव चाइल्ड को नहीं दिया है तो उसको हम कहेंगे नली पैरा। तो यहां पर पूछा गया था फर्स्ट डिलीवरी ऑफ वुमेन के लिए क्या टर्म है, यानी किसी महिला की पहली डिलीवरी को क्या कहेंगे। तो पहली डिलीवरी होने वाली महिला के लिए टर्म बना है प्राइमी पैरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है डी। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, यानी प्रसव के दौरान यूट्रस, गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन और डी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन। अगर हम इन चारों हार्मोन्स के बारे में अलग अलग विचार करें तो एस्ट्रोजन जो पहले नंबर पर दिया है ये ओवरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है, और इसका मेन फंक्शन है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना। और इसका एक दूसरा काम भी है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना। तो ये है हमारा पहला हार्मोन एस्ट्रोजन। यानी एस्ट्रोजन ऐसा कोई भी काम नहीं करता
जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन जो दो काम मेन करता है वो है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना और यूट्रस को प्रिपेयर करना प्रेगनेंसी के लिए। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल में ओवरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है और इसके भी दो काम हैं, मेन काम। एक काम तो यह है कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, और वहीं दूसरी तरफ इसका एक काम और भी है, वो है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना ये भी प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का काम है। इसके भी दोनों काम हमारे क्वेश्चन से नहीं मैच करते, यानी ये ऑप्शन भी गड़बड़ है। तीसरा ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये भी एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के स्टोर होता है और वहीं से रिलीज भी होता है। तो ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है और इसके भी दो मेन काम है। पहला काम इसका है कि यह हार्मोन लेबर के दौरान या कह लीजिए डिलीवरी के दौरान यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बेबी बच्चा बाहर आता है। इसी हार्मोन की वजह से यही है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इसका एक काम और भी है, डिलीवरी के बाद मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज कराने के लिए भी यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके दो काम हैं और इन दोनों कामों में से जो इसका एक काम है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन लेबर यानी डिलीवरी के दौरान, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सी ऑप्शन ही यानी ऑक्सीटोसिन ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन यानी कि प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलने वाला हार्मोन है और ये हार्मोन का फंक्शन क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन। फीमेल में बच्चे को पिलाने के लिए जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो इसी हार्मोन के कंट्रोल में होता है। तो चार ऑप्शन दिए थे जिसमें से हमारा सी ऑप्शन यानी ऑक्सीटोसिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी प्रसव की पहली अवस्था क्या है। डिलीवरी की फर्स्ट स्टेज क्या है, लेबर की पहली अवस्था क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, एक्सपल्जन ऑफ बेबी यानी बच्चे का बाहर आना। बी ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा का बाहर आना। सी ऑप्शन है सर्वाइकल डायलेशन यानी कि सर्विक्स का फैलना। और डी ऑप्शन है कटिंग द कॉर्ड यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाना। तो ये चार अलग अलग स्टेजें दी हैं जो लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान एक एक करके घटती हैं। अगर हम देखें पहली जो स्टेज होती है जो लेबर के दौरान जहां से स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट स्टेज, उसको कहते हैं सर्वाइकल डायलेशन, यानी कि बच्चे के बाहर आने से पहले जिस रास्ते से बच्चे को बाहर आना है, यानी यूट्रस से निकल करके पहले सर्विक्स में आना है और सर्विक्स से निकल करके फिर वेजाइना और वेजाइना से उस बच्चे को बाहर आना है। तो बच्चा यूट्रस में है, यूट्रस से बाहर आने पर सबसे पहले इसको सर्विक्स से होकर के गुजरना है और सर्विक्स वो एरिया होता है जो सबसे ज्यादा नैरो होता है यानी कि सकरा होता है। तो बच्चे के बाहर आने से पहले जो फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट स्टेप है वो है सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स का फैलना। और जब एक बार सर्विक्स डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, फैल करके जब ये लगभग 10 सेंटीमीटर डायमीटर तक पहुंच जाता है, उसके बाद ही सेकंड स्टेप यानी सेकंड स्टेज की शुरुआत होती है। और सेकंड स्टेज है एक्सपल्जन ऑफ बेबी यानी बच्चे का बाहर आना। बच्चे के बाहर आने के लिए यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और बच्चा धीरे धीरे बाहर आता है। और अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की हेल्प से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और बच्चा धीरे धीरे सर्विक्स से होता हुआ वजाइना से होता हुआ बाहर आता है। तो जो सेकंड स्टेज है उसको कहते हैं एक्सपल्जन ऑफ बेबी। और एक बार जब बच्चा बाहर आ जाता है तो थर्ड स्टेज शुरू होती है और थर्ड स्टेज होती है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा का बाहर आना। और जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है तो अगला स्टेप है कटिंग द कॉर्ड, यानी बच्चे को प्लेसेंटा से जो जोड़ने वाली कॉर्ड है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं उसको काट करके बच्चे और प्लेसेंटा को अलग किया जाता है। तो ये चार स्टेज हैं। पहली स्टेज सर्वाइकल डायलेशन, दूसरी स्टेज एक्सपल्जन ऑफ बेबी, तीसरी स्टेज डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा और चौथी कटिंग द कॉर्ड। तो कटिंग द कॉर्ड कोई स्टेज नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो मैनुअली अंजाम दी जाती है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेबर की फर्स्ट स्टेज क्या है, तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बना सी वाला, यानी सर्वाइकल डायलेशन ही हमारी लेबर की पहली स्टेज होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। इसमें पूछा गया है विच पोजीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अनुकूल स्थिति क्या है। और जो चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन में दिया है ब्रीच, बी ऑप्शन में दिया है ट्रांसवर्स, सी ऑप्शन में दिया है सिफेलिक और डी ऑप्शन में दिया है शोल्डर। अगर इनके बारे में अलग अलग समझते हैं, ब्रीच का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो जब बाहर आता है यूट्रस से तो पहले उसका पैर बाहर आता है और उसके बाद उसका बाकी का शरीर बाहर आता है।
इस तरीके की डिलीवरी को या इस तरीके के बच्चे के प्रेजेंटेशन को ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, या आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उल्टा बच्चा पैदा होना। और उल्टा बच्चा पैदा होना अपने आप में एक काफी टफ प्रोसेस होता है। इसमें बच्चे की जान को बहुत खतरा रहता है। कई बार बच्चे की गर्दन अंदर फंस जाती है, सर अंदर फंस जाता है और उसको निकालना बहुत जोखिम भरा काम हो जाता है। इसलिए अक्सर करके ब्रीच प्रेजेंटेशन वाली सिचुएशन में बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी न करवा करके सर्जरी के द्वारा करवाया जाता है। एक दूसरा ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन, ट्रांसवर्स पोजीशन। ट्रांसवर्स पोजीशन में बच्चे का ना सर पहले बाहर आता है ना पैर पहले बाहर आता है, वो बच्चा पेट में ट्रांसवर्स पोजीशन में होता है, यानी कि बेड़ा, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बच्चा बेड़ा है। बेड़ा बच्चा भी नॉर्मल डिलीवर होना बिल्कुल लगभग इम्पॉसिबल जैसा है। ऐसे सिचुएशन में भी सर्जरी के द्वारा ही बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया है सिफेलिक। सिफेलिक इसको हेड डाउन पोजीशन भी कहते हैं या वर्टेक्स पोजीशन भी कहते हैं। ये वो सिचुएशन है जिसमें बच्चे का सर पहले बाहर आता है और बाकी का शरीर उसके बाद बाहर आता है, और इस तरीके की डिलीवरी को आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सीधा बच्चा पैदा होना। और जो चौथा ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन, शोल्डर, जिसमें बच्चे का हाथ या उसका कंधा पहले बाहर आता है। तो इन चारों में जो सी ऑप्शन है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यही नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी व्हेन इज द प्लेसेंटा एक्सपेल्ड, यानी नॉर्मल डिलीवरी में प्लेसेंटा कब बाहर आता है। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए बिफोर बेबी, ऑप्शन बी अलोंग विद बेबी, ऑप्शन सी आफ्टर बेबी, ऑप्शन डी ड्यूरिंग लेबर पेन। तो इस क्वेश्चन में प्लेसेंटा कब बाहर आता है ऐसा पूछा गया है। तो अगर हम ऑप्शन ए पर ध्यान दें, बिफोर बेबी, यानी कि बच्चे के आने से पहले प्लेसेंटा बाहर आता है, तो ऐसा गलत है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी अगर देखें अलोंग विद बेबी, यानी बेबी के साथ ही प्लेसेंटा बाहर आता है, तो ये भी गलत है। अगर हम ऑप्शन सी देखें आफ्टर बेबी, बच्चा बाहर निकलने के जस्ट बाद प्लेसेंटा बाहर आता है, तो ये वाला ऑप्शन ही इसमें सही है, क्योंकि लेबर की यानी डिलीवरी की थर्ड स्टेज जो है वो होती है प्लेसेंटा का बाहर आना। पहली स्टेज होती है सर्विक्स का डायलेट होना, दूसरी स्टेज होती है बच्चे का बाहर आना, तीसरी स्टेज होती है प्लेसेंटा का बाहर आना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी यानी कि आफ्टर बेबी करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच टर्म रेफर्स टू द बेबीज हेड डिसेंडिंग इनटू पेल्विस, यानी बच्चे का सिर जो है वो पेल्विस में जब नीचे आता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए क्राउनिंग, ऑप्शन बी एंगेजमेंट, ऑप्शन सी इफेसमेंट, ऑप्शन डी डायलेटेशन। अगर एक एक स्टेप को समझने की कोशिश की जाए तो ऑप्शन ए में कहा गया है क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब क्या होता है? क्राउनिंग का मतलब होता है डिलीवरी के दौरान उस स्टेज को क्राउनिंग कहते हैं जब वेजाइना से बच्चे का सर पूरी तरह से विजिबल हो जाए, दिखने लग जाए। तो बच्चे के हेड का विजिबल होना वेजाइना से, इसको कहते हैं क्राउनिंग। और ऑप्शन बी देखा जाए एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट का मतलब होता है कि जब डिलीवरी से पहले बच्चा पेल्विस में आ जाता है तो उस स्टेज को कहते हैं एंगेजमेंट। अगर ऑप्शन सी पर विचार किया जाए इफेसमेंट क्या होता है, तो डिलीवरी से पहले बच्चे के यूट्रस से बाहर निकलने से पहले जो सर्विक्स है उसकी जो वॉल है वो पतली होने लग जाती है, सॉफ्ट होने लग जाती है, और उसके थिन होने को और सॉफ्ट होने को सर्विक्स के इफेसमेंट कहते हैं। और जो ऑप्शन डी है जिसमें बोला गया है डायलेटेशन, तो डायलेटेशन का मतलब होता है सर्विक्स का फैलना, डायलेट होना। तो अगर इन चारों ऑप्शंस में देखें हमारे क्वेश्चन का जवाब किस ऑप्शन में है, तो वो है ऑप्शन बी में एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का ही मतलब होता है जब बच्चे का सर जो है वो पेल्विस में आ जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं एंगेजमेंट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज क्राउनिंग ड्यूरिंग लेबर, यानी डिलीवरी के दौरान क्राउनिंग किसे कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए फुल सर्वाइकल डायलेशन, ऑप्शन बी बेबीज हेड विजिबल एट वेजाइनल ओपनिंग, ऑप्शन सी डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन डी कॉर्ड कटिंग। अगर इन चारों ऑप्शंस पे ध्यान दें तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था क्राउनिंग के बारे में। तो क्राउनिंग क्या होता है? जब वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बच्चे का हेड विजिबल होने लग जाए, दिखने लग जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्राउनिंग। और इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन में ऐसा ही था हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी यानी बेबीज हेड विजिबल एट वेजाइनल ओपनिंग यही सही जवाब होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉर्मल लेबर द सर्विक्स डायलेट्स अप टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, यानी नॉर्मल डिलीवरी में सर्विक्स कितने सेंटीमीटर तक फैलता है या खुलता है। चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन दिए। इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या है? 10 सेंटीमीटर। बच्चे को यूट्रस से बाहर आने के लिए, सर्विक्स से होकर के गुजरने के लिए सर्विक्स को कम से कम 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने की जरूरत पड़ती है, तभी उस बच्चे के बाहर निकलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डिलीवरी में जो पहली स्टेज है
जिसको कहते हैं डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, उसमें ही ये प्रोसेस होता है। सर्विक्स जो शुरुआत में बिल्कुल बंद रहता है, डिलीवरी के दौरान धीरे धीरे इसमें डायलिटेशन स्टार्ट होता है। 0 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के बाद में 10 सेंटीमीटर। जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है, उसके बाद ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो बच्चा धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है और सेकेंड स्टेज में पहुंच जाता है, यानी डिलीवरी ऑफ बेबी। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेज होती है, इसको कहते हैं डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा होना चाहिए? तो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है, जिसमें 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, वही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेफेस्ट टाइप ऑफ डिलीवरी कॉल्ड? सबसे सेफ डिलीवरी को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन बी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ऑप्शन सी फॉरसेप्स डिलीवरी, ऑप्शन डी ब्रीच डिलीवरी। अगर इन चारों ऑप्शन पे ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन ए दिया है सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन उस डिलीवरी को कहते हैं जिसमें एब्डोमेन को काटा जाता है, इंसिजन लगाया जाता है, उसके बाद यूट्रस को काटा जाता है, यूट्रस में इंसिजन लगाया जाता है, और उसके बाद बच्चे को बाहर निकाला जाता है। यह है सिजेरियन सेक्शन। इसको कुछ लोग सी सेक्शन भी कहते हैं, या ऑपरेशन से होने वाला बच्चा या डिलीवरी, या बड़े ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन कहलाती है। ऑप्शन बी में अगर देखा जाए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइना के थ्रू होने वाली नॉर्मल डिलीवरी। ऑप्शन सी को देखा जाए, फॉरसेप्स डिलीवरी, फॉरसेप्स डिलीवरी यानी फॉरसेप की मदद से होने वाली डिलीवरी। कई बार ऐसा मौका भी आ जाता है कि जिस लेडी को डिलीवरी हो रही है वो अपनी तरफ से प्रेशर लगाने में सक्षम नहीं रह जाती और बच्चा बिल्कुल सामने तक आ चुका होता है। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी फॉरसेप्स की मदद से बच्चे को खींच करके धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है, जब माँ अंदर से, बच्चे की जो माँ है, जब अंदर से प्रेशर ना लगा पा रही हो, तो इसको कहते हैं फॉरसेप्स डिलीवरी। और डी ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन है ब्रीच डिलीवरी। ब्रीच डिलीवरी यानी ऐसी डिलीवरी जिसमें बच्चे का सर पहले बाहर आने की बजाय पैर पहले बाहर आता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं उल्टा बच्चा पैदा होना, ये ब्रीच डिलीवरी है। तो अगर हम चारों ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे सही होना चाहिए, जिसको हम सेफेस्ट टाइप ऑफ डिलीवरी कह सकते हैं? तो ऑप्शन बी जो दिया है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, यानी वेजाइना के थ्रू होने वाली नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी जिसमें कि किसी तरीके की कोई सर्जरी न करनी पड़ती हो, जिसमें बच्चे का सिर पहले बाहर आता हो और बाकी का शरीर उसके पीछे पीछे बाद में बाहर आता हो, इसको ही सबसे सेफ टाइप की डिलीवरी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ ए फेस ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड, यानी सर्विक्स के सॉफ्ट होने को, थिन होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए इंगेजमेंट, ऑप्शन बी इफेसमेंट, ऑप्शन सी क्राउनिंग, ऑप्शन डी स्टेशन। अगर चारों ऑप्शन पर ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन ए का मतलब है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब होता है कि बच्चे का पेल्विस रीजन में आकर के फिट होना, इसको बोलते हैं इंगेजमेंट। और ऑप्शन बी इफेसमेंट, इफेसमेंट का मतलब होता है कि सर्विक्स का सॉफ्ट और थिन होना डिलीवरी से पहले, बच्चे के बाहर निकलने से पहले, इफेसमेंट कहलाता है। थर्ड ऑप्शन जो दिया है सी में क्राउनिंग, क्राउनिंग का मतलब होता है कि बच्चे का सिर विजिबल हो जाए वेजाइना के थ्रू, तो इसको कहते हैं क्राउनिंग। और स्टेशन से हमें यह पता चलता है कि बच्चा कितना नीचे खिसक करके आ चुका है, कितने सेंटीमीटर तक नीचे आ चुका है डिलीवरी से पहले। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है डिलीवरी से पहले, इस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टेशन। तो अगर इन चारों ऑप्शंस में से हम ये देखें कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सबसे सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन बी इफेसमेंट। इफेसमेंट का मतलब ये होता है कि सर्विक्स का थिन होना और सॉफ्ट होना डिलीवरी से पहले, बच्चे के बाहर निकलने से पहले। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच फेज हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, यानी लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान किस फेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सबसे तीव्र संकुचन देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए लेटेंट फेज, ऑप्शन बी एक्टिव फेज, ऑप्शन सी ट्रांजिशन फेज, ऑप्शन डी एक्सपल्जन फेज। चारों ऑप्शंस पर हम विचार करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये जो चारों फेज दिए हैं, ये लेबर की 3 स्टेजेस में से जो पहली स्टेज है उसके अंदर की ये 4 फेजेस हैं। जैसे कि हम जानते हैं लेबर या डिलीवरी की 3 स्टेजें होती हैं। फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सेकेंड स्टेज डिलीवरी ऑफ बेबी, थर्ड स्टेज डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। इसमें जो पहली स्टेज है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, उस स्टेज को फिर से 4 फेजेस में बांटा गया है, जिसको हम लेट प्रोनाउंसिएशन से याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। लेट, LATE। एल का मतलब होता है लेटेंट फेज, और ए का मतलब होता है एक्टिव फेज, और टी का मतलब होता है ट्रांजिशन फेज, और ई का मतलब होता है एक्सपल्जन फेज।
लेटेंट फेज में क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो सर्विक्स अभी पूरी तरह से बंद था वो 0 से 4 सेंटीमीटर 4 से 6 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है लेटेंट फेज के दौरान। उसके बाद एक्टिव फेज में क्या होता है कि सर्विक्स 4 सेंटीमीटर से आगे डायलेट होना शुरू करता है, यानी ये 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। और उसके बाद अगली फेज है ट्रांजिशन फेज में जब डायलेशन सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन से शुरू हो जाते हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है ट्रांजिशन फेज में। और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बच्चा धीरे धीरे बाहर की तरफ खिसकना शुरू होता है, यानी सर्विक्स की तरफ आना चालू हो जाता है। इसी को बोलते हैं एक्सपल्जन फेज। तो अगर इन चारों फेजेस में से हम अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश करें कि सबसे मैक्सिमम या स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन किस फेज में देखने को मिलते हैं, तो हमारा जवाब आएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज ही वो फेज है जिसमें कि सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग डिलीवरी इज मॉनिटर्ड बाय, यानी डिलीवरी के दौरान फीटल डिस्ट्रेस की मॉनिटरिंग या कह लीजिए कि भ्रूण के संकट में होने की जानकारी कैसे की जाती है कि जो फीटस है वो प्रॉब्लम में तो नहीं है। 4 ऑप्शन है, एक्सरे के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, नेक्स्ट सी ऑप्शन है फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग के द्वारा, और ऑप्शन डी है ब्लड टेस्ट के द्वारा। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो इन सभी ऑप्शंस में जो ऑप्शन सी है फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग के द्वारा ही डिलीवरी के दौरान ये पता लगाया जाता है कि जो फीटस है वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, डिस्ट्रेस में तो नहीं है, और कोई भी तरीका यानी ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे इस चीज़ की जानकारी उस समय नहीं दे सकते कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर बच्चे की प्रॉब्लम का पता करना है तो उस बच्चे की हार्ट रेट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का। आते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान जो फीटस है उसका हार्ट रेट कितना होता है, ऐसा पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन 100 से लेकर के 120 बीट पर मिनट, बी ऑप्शन 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट, सी ऑप्शन 80 से लेकर के 100 बीट पर मिनट, और डी ऑप्शन 160 से लेकर के 180 बीट पर मिनट। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट, यानी कि ऑप्शन जो बी है वही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिलीवरी ऑफ बेबी बाय सर्जिकल इंसिजन इन एब्डोमेन एंड यूट्रस इज कॉल्ड, यानी अगर बेबी की डिलीवरी सर्जिकल इंसिजन के द्वारा करी गई है जिसमें एब्डोमेन को और यूट्रस को चीरा गया है और बच्चे को बाहर निकाला गया है, तो इस टाइप की डिलीवरी को क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए नॉर्मल डिलीवरी, ऑप्शन बी सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन सी ब्रीच डिलीवरी, ऑप्शन डी वाटर बर्थ। तो अगर इन चारों ऑप्शंस की तरफ ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन ए नॉर्मल डिलीवरी ये वजाइना के थ्रू होने वाली डिलीवरी है। इसमें किसी भी तरीके का इंसिजन यानी कि चीरा नहीं लगाया जाता है, ना ही एब्डोमेन में ना ही यूट्रस में, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन सिजेरियन सेक्शन को सी सेक्शन भी कहते हैं, और इसको आम बोलचाल की भाषा में बड़े ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी भी बोलते हैं। और यही वो डिलीवरी है जिसमें बच्चे को बाहर निकालने के लिए पहले एब्डोमेन में और फिर यूट्रस में सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है और बच्चे को बाहर निकाला जाता है। थर्ड ऑप्शन दिया है सी ब्रीच डिलीवरी भी वजाइना के द्वारा ही होने वाली डिलीवरी है, बस फर्क इसमें इतना होता है कि इसमें बच्चे के सर की बजाय बच्चे का पैर पहले बाहर आता है। और डी ऑप्शन में दिया है वाटर बर्थ हमारी कंट्री में तो ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर डिलीवरी कराने के लिए लेडी को किसी बाथ टब में, पानी भरे हुए टब में बिठा करके तब डिलीवरी कराई जाती है, लिटा करके या बैठा करके डिलीवरी कराई जाती है। और ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से पेन कम होता है, डिलीवरी आसानी से हो जाती है। हालांकि ये चीज़ इसमें इन्फेक्शन का खतरा है और इसमें बच्चे की जान का भी खतरा रहता है, लेकिन ये एक कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने में आता है, इस तरीके की डिलीवरी भी देखने में आती है। तो हम अगर अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढें इसमें, तो जो ऑप्शन बी में दे रखा है सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन भी इसको बोलते हैं, यही वो डिलीवरी का तरीका है जिसमें बच्चे को बाहर निकालने के लिए एब्डोमेन में और उसके बाद यूट्रस में एक सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है और बच्चे को बाहर निकाला जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपिजियोटमी क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए सर्जिकल कट इन द बेबीज हेड, ऑप्शन बी इंसिजन इन द सर्विक्स, ऑप्शन सी इंसिजन इन द पेरिनियम, ऑप्शन डी इंसिजन इन द यूट्रस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एपिजियोटमी क्या होता है। तो अगर चारों ऑप्शंस की तरफ ध्यान से देखा जाए तो जो ऑप्शन सी है इंसिजन इन द पेरिनियम, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इंसिजन इन द पेरिनियम का क्या मतलब है कि कई बार जिस बच्चे की डिलीवरी हो रही है उसका जो साइज है वो बड़ा होता है और जिस रास्ते से उसको बाहर निकलना है वो रास्ता उस बच्चे के साइज के हिसाब से छोटा है।
तो ऐसी सिचुएशन में जो डॉक्टर या मेडिकल पर्सन डिलीवरी करा रहा है वो जो बच्चे के निकलने का रास्ता है उस रास्ते में एक छोटा सा कट लगा देता है और उस रास्ते को बड़ा कर देता है ताकि बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। और इस छोटी सी सर्जरी को एपिजियोटमी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे कहते हैं छोटा ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, ऐसा बोलते हैं। और पेरिनियम जो है वो वेजाइना और एनस के जो बीच का हिस्सा है उसी को पेरिनियम कहते हैं। उसी में ये कट लगाया जाता है और बाद में जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उस जगह को स्टिच की मदद से, टाँकों की मदद से जोड़ दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर बना वो है ऑप्शन सी, इंसीजन इन द पेरिनियम। यही है एपिजियोटमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच विटामिन इज गिवन टू द बेबी आफ्टर बर्थ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। यानी बर्थ के बाद, जन्म लेने के बाद बच्चे को ब्लीडिंग होने से बचाने के लिए कौन सा विटामिन दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन डी। अगर चारों ऑप्शन की तरफ ध्यान दिया जाए तो विटामिन ए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज हो सकती है। विटामिन ए की कमी से, यानी रात में कम साफ दिखाई देता है। और विटामिन ए बच्चे को दिया तो जाता है लेकिन डिलीवरी के समय या डिलीवरी के जस्ट बाद नहीं दिया जाता है। विटामिन ए की जो पहली डोज दी जाती है वो जब 9 महीने का बच्चा हो जाता है, जब उसको मीजल्स का पहला टीका लगाया जाता है, उसी समय विटामिन ए की भी पहली डोज दी जाती है। और उसके बाद 5 साल तक विटामिन ए हर 6 महीने पर दिया जाता है। तो विटामिन ए का ब्लीडिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसको, तो यानी कि ये आंखों से रिलेटेड है, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन तो सही नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, विटामिन B12। विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम है कोबोलामीन। तो ये विटामिन जो है ये भी ब्लीडिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। विटामिन B12 नर्वस सिस्टम को बढ़िया बनाता है, या कह लीजिए इसकी कमी से नर्वस सिस्टम की वीकनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा एक परनीसियस एनीमिया है, वो भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी से देखने को मिलता है। लेकिन विटामिन B12 जो है वो ब्लीडिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व, ब्लीडिंग रोकने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो ये ऑप्शन भी इस क्वेश्चन में सही नहीं बैठता है। विटामिन के जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बारे में देखते हैं। विटामिन के जिसको फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, ये इसका केमिकल नेम है। और विटामिन के जो है वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में यानी कि रोकने में मददगार साबित होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग रोकने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए विटामिन के जो है वो ब्लीडिंग में इस्तेमाल होता है। और हाँ, डिलीवरी के जस्ट बाद, बर्थ के जस्ट बाद बच्चे को अक्सर ब्लीडिंग से बचाने के लिए विटामिन के इंजेक्शन के रूप में दिया भी जाता है। तो ये जो ऑप्शन सी है विटामिन के, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है विटामिन डी। विटामिन डी जिसको केमिकल नेम में कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं और जिसकी कमी होने से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और बच्चों में अगर देखा जाए तो विटामिन डी की कमी होने से बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, रिकेट्स नाम की एक बीमारी हो जाती है। तो अगर हम चारों ऑप्शंस पर ध्यान दें तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी में छिपा है, यानी विटामिन के जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द एपगार स्कोर असेस्ड, यानी एपगार स्कोर कब जांचा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बिफोर लेबर, ऑप्शन बी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ऑप्शन सी आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी, ऑप्शन डी 1 वीक आफ्टर बर्थ। तो 4 ऑप्शन हमने देखे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एपगार स्कोर होता क्या है। APGAR, एपगार स्कोर। इसमें हर लेटर का एक अलग मतलब होता है। और जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके बाद जस्ट बाद 5 मिनट के अंदर बच्चे का एपगार स्कोर चेक किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। जैसे बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। जैसे ए का मतलब होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी बच्चा देखने में कितना सही सलामत है। बच्चे के हाथ, बच्चे के पैर, बच्चे की आंखें, बच्चे के कान, बच्चे की नाक, बच्चे का पेट, चेस्ट, सर, हर चीज नॉर्मल कंडीशन में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इसको कहते हैं अपीयरेंस। ए फॉर अपीयरेंस, देखने में बच्चा कितना नॉर्मल है। पी का मतलब होता है पल्स। दूसरे नंबर पर देखा जाता है बच्चे की पल्स नॉर्मल चल रही है कि नहीं चल रही है,
क्योंकि पल्स बच्चे की हार्ट बीट को बताती है, यानी बच्चे का हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पल्स को चेक करके हम पता लगा लेते हैं। और तीसरा लेटर है इसमें जी। जी का मतलब होता है ग्रीमेज रेस्पॉन्स। ग्रीमेज रेस्पॉन्स में बच्चे की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसको चेक किया जाता है, या कह लीजिए कि बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन को चेक किया जाता है। बच्चे के पैर के तलवे पर उंगली से चोट करके देखा जाता है। कई बार बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता पैर के तलवे में चोट करने से, तो उसकी नाक में एक ट्यूब आती है, एक कैनुला आता है, उसको डाल करके देखा जाता है, बच्चा उस पर भी रिस्पॉन्स कर देता है। वैसे भी रिस्पॉन्स नहीं करता तो कई बार बच्चे को थोड़ा सा पीट करके ठोक करके देखा जाता है, तो इससे भी बच्चे की रिफ्लेक्स एक्शन को चेक किया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रीमेज रेस्पॉन्स यानी कि जी। इसके बाद एक ए और है जी के बाद, इसका मतलब होता है एक्टिविटी। बच्चा कितना एक्टिव है, डिलीवरी के बाद बच्चा खुद से अपना हाथ पैर चला रहा है कि नहीं चला रहा है, ये देखना होता है उसकी एक्टिविटी में। और जो आखिरी लेटर है आर, आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन। बच्चे का रेस्पिरेशन चेक करना, यानी बच्चा नॉर्मली सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये जो 5 चीजें हैं APGAR, इन 5 चीजों को चेक किया जाता है और जो बच्चे की फाइल बनाई जाती है उसमें इनको मेंशन किया जाता है। और बर्थ के नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर ही इस काम को कर लेना जरूरी होता है। इसको एपगार स्कोर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो जो ऑप्शन बी है जिसमें ये लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, बर्थ के तुरंत बाद एपगार स्कोर जांचा जाता है, ये ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो दोस्तों, उम्मीद है कि प्रेगनेंसी से जुड़े ये एमसीक्यूज आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, शॉर्ट लेक्चर्स और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नियमित देखना चाहते हैं तो हमारे LBNCC चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और आपकी तैयारी लगातार मजबूत होती रहेगी। मैं हूं डॉक्टर अमरेश तिवारी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए MCQs के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग LBNCC के साथ। थैंक यू।